रुधिर लाल रंग का होता है, जरूरी है कि लाल होगा? जरूरी है। मनुष्य का हृदय लाल होगा ये जरूरी है, बाकी किसी अन्य का होगा ये जरूरी नहीं है। जैसे बिच्छू का तो नीला होता है, तो हम ये कह दें कि उसके पास रुधिर ही नहीं है। जैसे कॉकरोच का तो सफ़ेद होता है, तो हम कह दें कि उसके पास भी ब्लड नहीं है, मगर उसके ब्लड सफ़ेद होता है क्योंकि उसके पास हीमोलिम्फ होता है। लिम्फ कभी भी आएगा, लिम्फ वो सफ़ेद रंग बताता है, याद रखिएगा। जैसे हमारे शरीर में लिम्फ नोड होते हैं, लसिका तंत्र अभी पढ़ाऊंगा, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ जहां पर भी है हमारे शरीर में भी लिम्फ है, उनका रंग भी सफ़ेद है। लिम्फ कहीं भी होगा सफ़ेद बताता है। साइनिन वर्ड या साइनो वर्ड कभी भी आएगा नीला रंग बताएगा। जैसे हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन होता है कॉकरोच बिच्छू के अंदर, स्कॉर्पियन के अंदर, इसीलिए उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो यहाँ पर जो रुधिर है, पहली बात तो ये समझिए कि रुधिर है क्या? रुधिर ठोस है क्या या द्रव है? क्या है? द्रव है, ठोस है, प्लाज्मा है? अरे भाई, रुधिर द्रव, द्रव है ना, प्लस ठोस, दोनों है, इसीलिए रुधिर क्या है? कोलाइड है। कोलाइड का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड दोनों को मिलाएं, द्रव और ठोस दोनों को मिला करके। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो दूध है ये कोलाइडी सॉल्यूशन है, कोलाइडी विलियन है ना। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ठोस भी होता है क्या द्रव में? अरे होता है ठोस, ठोस ही तो है हमारी रुधिर कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और द्रव क्या है? प्लाज्मा। तो ये दोनों से मिलकर बना है, इसीलिए बोला जाता है कि रुधिर एक कोलाइडी सॉल्यूशन है, कोलाइडी विलियन है। दूसरी बात, रुधिर का निर्माण हुआ कैसे? अस्थिमज्जा मत बोलिएगा, अस्थिमज्जा से डब्ल्यूबीसी, आरबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं। रुधिर का निर्माण हुआ है वही सेम मीजोडर्म से। कल आपको बताया था मीजोडर्म मतलब जर्म 3 परत बताई थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। तो इसमें ये मीजोडर्म है जिससे ही हृदय बना, उसी से क्या बना? रुधिर बना। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो सामान्य बनता है कि रुधिर अम्लीय है या क्षारीय है? क्या है? पक्का? अम्लीय या क्षारीय क्या है? देखिए एक बात समझ लो, शरीर में सिर्फ 2 जगह अम्ल है, बाकी सब जगह क्षार। अगर अम्लीयता बढ़ी तो हॉस्पिटल चले जाएंगे सब लोग। अम्लीयता नहीं बढ़नी चाहिए शरीर की, क्योंकि अम्लीयता का मतलब है जिसमें H+ आयन होते हैं। H+ आयन अगर ज़्यादा होंगे तो किडनी बहुत तेज काम करने लगती है, आयन्स को तेज़ी से बाहर निकालती है, हाइड्रोजन आयन शरीर के अंदर नहीं रखती है। और एसिड में ही अम्ल होते हैं, अम्ल में ही हाइड्रोजन आयन होते हैं। आपने सुना होगा कि ऐसे जो H+ दान कर दें वही क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, है ना। जैसे HCl, H+ और Cl-, सीधी सी बात। तो सिर्फ 2 जगह, एक तो जठर रस, दूसरा लार, इन 2 जगह आपको मिलेगा अम्ल, बाकी सब जगह मिलेगा क्षार। मगर क्षार का मतलब ये नहीं है कि pH चला जाए 10 या 12 या 14, pH होगा 7-8 के आसपास। यहाँ पर भी देखो 7.4 to 7.3, इसी रेंज के आसपास है। तो मैक्सिमम जगह पर आपको क्षार ही मिलेगा। अगर ना याद आए, रिस्क लेना हो क्वेश्चन में, तो क्षार लगा के चले आओ। मान लो कहीं का कोई पूछ ले, तो रिस्क केस में आपको नहीं याद आ रहा है इसका pH क्या है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया है कि इसका pH अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो आप क्षार में टिक मारिएगा, उसकी सही होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक, तो द्रव और ठोस ये दोनों चीज़ों से मिलकर के बना है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, मीजोडर्म से बना। ठीक है, अब अगर रुधिर को देखा जाए तो रुधिर में प्रमुख रूप से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है रुधिर में प्लाज्मा, और यही क्या है? द्रव है, तो वहां बोल दिया द्रव। दूसरा होता है रुधिर में रुधिर कोशिका, रुधिर कोशिका जो मैंने वहां पर लिखा है ठोस। अब अगर देखा जाए कि रुधिर हमारा 100% है, ऑब्वियस सी बात, तो प्लाज्मा कितना है? 55%। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। हमारे रुधिर में सबसे ज्यादा प्लाज्मा है,
रुधिर कोशिका कितनी है जो रिमेनिंग बची? 45%। अब अगर प्लाज्मा में देखा जाए तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है? इसमें होता है जल, वाटर, लगभग 90%। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा जल, तुम्हारा जो रुधिर है वो रुधिर नहीं है, खून तुम्हारा पानी हो गया है, तो कह दो हाँ हो गया है, पानी ज़्यादा है। ये बायो भी कह रही है, ठीक। और अन्य पदार्थ कितने हैं? ये हैं 10%। और अन्य पदार्थ में क्या क्या आएगा? इसमें ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज भी होता है, प्रोटीन होती है, खनिज होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं। तो ये हमारे बचे रिमेनिंग 10%। इसके बाद यदि हम रुधिर कोशिकाओं की बात करें तो रुधिर कोशिकाओं में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार की कोशिका दिखेंगी। एक का नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सामान्य रूप से संपूर्ण कोशिकाओं का जो आरबीसी है वो कितना है? मैं भी भूल गया लग रहा, 99%। और ये रिमेनिंग कितना है? एक ही बचेगा ना, 1% ये होती। अब आपसे सोच रहे होंगे कि प्लाज्मा कहाँ होता है रुधिर में। एक्चुअली में जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा ऐसे नहीं दिखेगा। प्लाज्मा को देखने के लिए आपका ब्लड निकाला जाए और ब्लड को निकालने के बाद एक छोटी सी वॉयल में भरा जाए। वॉयल में भरने के बाद वॉयल को बंद करते हैं और बंद करने के बाद इसको एक मशीन है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें रख के घुमाते हैं। अगर हमने इसको घुमाया लगभग 5000 आरपीएम के आसपास, तो कुछ घंटे के बाद इसके नीचे में देखेंगे कि नीचे की तरफ, वॉयल में नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ कोशिकाएं यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी और यह कोशिकाएं क्या है? रुधिर कोशिकाएं हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर द्रव में मिलेगा और ये द्रव क्या हो गया? यह है आपका प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी किस में मिलती है? प्लाज्मा में मिलती है। अगर आपको किसी के शरीर से एंटीबॉडी निकालना है, इसका मतलब है कि आपको प्लाज्मा निकालना होगा। और कोविड के टाइम पर प्लाज्मा थेरेपी की जा रही थी। प्लाज्मा थेरेपी का मतलब ये है कि जो व्यक्ति ठीक हो गया था उस व्यक्ति के शरीर से हम प्लाज्मा को निकाल रहे थे और उससे एंटीबॉडी को निकाल रहे थे, और एंटीबॉडी उस व्यक्ति को दी जा रही थी जिस व्यक्ति में कोरोना है, जो रिकवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्लाज्मा में ही क्या होते हैं? एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो ये तरीका हो गया। मगर हमें क्या समझना है कि ये जो अन्य पदार्थ है, इस अन्य पदार्थ में कौन कौन सी प्रोटीन है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है। रुधिर का थक्का जमने के लिए एक प्रोटीन जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की प्रोटीन है, नीचे लिख लीजिएगा या इसी के आगे अगर जगह है तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। फाइब्रिनोजन, दूसरा ग्लोब्यूलिन और तीसरा एल्ब्यूमिन। अभी मैं इन तीनों के प्रयोग आपको बताऊंगा, मगर इन तीनों में से फाइब्रिनोजन का प्रयोग ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में ये कार्य करेगी फाइब्रिनोजन। तो 3 प्रोटीन हमारे प्लाज्मा के अंदर हैं। फर्स्ट वन फाइब्रिनोजन, सेकेंड वन ग्लोबुलिन, थर्ड वन एल्ब्यूमिन। ठीक। अब यदि यहीं पर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं या मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूं तो सीधी सी बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल चोट लगने से एक ब्लड के ड्रॉप बाहर आ गई। अगर एक ड्रॉप बाहर आती है तो इसके अंदर क्या क्या है? जो गोल गोल कोशिकाएं होंगी, अगर माइक्रोस्कोप में इस ड्रॉप को देखा जाए तो इसमें जो गोल गोल कोशिकाएं होंगी ये हैं आरबीसी। दूसरी जो कोशिका होंगी जिनका आकार नियमित नहीं होगा और इनका आकार थोड़ा बड़ा होगा, ये हैं
WBC। और तीसरी इसमें कोशिकाएं पाई जाएंगी, और इन कोशिकाओं में अगर देखा जाए तो इनका भी आकार नियमित नहीं है, इनका भी आकार नियमित नहीं है, और ये क्या है, प्लेटलेट्स। इसके बाद जो द्रवित भाग आपको दिखता है, जो ब्लड आपको हल्का गीला दिखता है, ये द्रवित भाग क्या है, ये लिक्विड पार्ट क्या है, यही है प्लाज्मा। प्लाज्मा का रंग अगर देखा जाए, प्लाज्मा का अगर देखा जाए तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, प्लाज्मा का रंग होता है पीला। येलो कलर का लिक्विड आपको दिखेगा। जब आप इस मशीन से इस वॉयल को निकालोगे तो ये ऊपर रंग दिखेगा आपको पीले रंग का, पीले रंग का प्लाज्मा होता है। और पीला रंग क्यों होता है, क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। कोई भी चीज अगर आपके शरीर में है या प्रकृति में है तो वो रंग की वजह से है, और वो रंग किस वजह से होगा, उसके पीछे कोई लवण होता है, कोई पिगमेंट होता है। जैसे कोई बोले, कल मैंने आपको बताया था कि मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही हमारे स्किन का कलर टोन अलग अलग है। इसी तरीके से अगर हरे पेड़ पौधे की बात करें तो वहां पर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, इसी वजह से उनका रंग क्या है, हरा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर पूछा जाए कि पीला क्यों है, तो एक पिगमेंट है, उसका नाम है बिलोरुबिन। इसके कारण ही क्या होता है, ये पीले रंग का होता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।